हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी बाय स्मृति। तो आज के इस टॉपिक में हम गुप्ता पीरियड इन बिहार को जानेंगे कि गुप्ता पीरियड में कौन कौन से रूलर हुए, इन्होंने कौन कौन से रीजन पे अपना अधिकार किया, कौन कौन से किंग ने किस किस समय किस किस एरिया पे अधिकार किया, इनके समय में क्या क्या डेवलपमेंट हुए कि इन्हें स्वर्ण युग कहा जाता है, गोल्डन एज ऑफ इंडिया किस युग को माना जाता है। तो गोल्डन एज ऑफ इंडिया गुप्ता पीरियड के समय को ही माना जाता है। तो ऐसी क्या वजह थी कि गोल्डन एज कहा जाता है और इनका डिक्लाइन कैसे हुआ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गुप्ता पीरियड 320 से 550 सेंचुरी ईस्वी के आसपास बिहार में और पूरे इंडिया में डेवलप हुआ। तो सबसे पहले गुप्ता एम्पायर की शुरुआत किसने की, इसके फाउंडर कौन थे। तो गुप्ता एम्पायर के फाउंडर थे वो श्रीगुप्त थे। श्रीगुप्त गुप्ता एम्पायर के जो फाउंडर हैं वो श्रीगुप्त थे। लेकिन इनके समय में जो गुप्ता एम्पायर था वो बहुत छोटा सा था और ये एम्पायर के रूप में नहीं बन सका था। उस टाइम ये रीजनल डायनेस्टी ही था। लेकिन इनके जो पोते हुए, इनके जो ग्रैंडसन हुए चंद्रगुप्त फर्स्ट, गुप्त फर्स्ट ग्रैंडसन, श्रीगुप्त के ग्रैंडसन चंद्रगुप्त फर्स्ट के समय ये एक एम्पायर का रूप ले लिया, क्योंकि इसने बड़े एरिया पर अपना गुप्ता एम्पायर का एस्टैब्लिशमेंट किया था। तो गुप्ता एम्पायर का राइज हुआ है 4th सेंचुरी, मतलब 320 ईस्वी के आसपास। और जो इसका अर्ली डेज था वो इलाहाबाद और वाराणसी तक था। जैसे मैंने अपने पहले बताया कि ये पहले रीजनल डायनेस्टी के रूप में उभरी। जो श्रीगुप्त थे वो छोटे से क्षेत्र पे शासन किया करते थे। इलाहाबाद और वाराणसी के आसपास ही इनका एरिया हुआ करता था, क्योंकि ये पहले कुषाणों के अधीन थे, मतलब फेड्यूटरीज अंडर द कुषाण। कुषाणों के अधीन एक छोटे से फेड्यूटरीज थे, सामंत था। मतलब इलाहाबाद और बनारस का जो सामंत था उस समय ये गुप्ता हुआ करते थे। और जब कुषाण पूरे इंडिया से और खासकर बिहार और मध्य भारत से जब ये खत्म हो गए, इनका डिक्लाइन हो गया कुषाणों का, तो जो क्षेत्रीय सामंत थे वो अपने आप को फ्री करने लगे। तो उसी समय गुप्ता ने अपने आप को इलाहाबाद और बनारस का क्षेत्रीय राजा घोषित कर दिया। लेकिन धीरे धीरे चंद्रगुप्त फर्स्ट ने अपनी पॉलिसी बनाई और एक बड़े एरिया पर राज किया। तो सबसे पहले चंद्रगुप्त फर्स्ट ने लक्ष्मी प्रिंसेस कुमार देवी के साथ शादी कर लिया, क्योंकि कुषाणों के बाद हम सभी जानते हैं कि मगध पर और बिहार पर लक्ष्मियों का शासन हो गया, क्योंकि वो पावरफुल हो गए थे। तो चंद्रगुप्त फर्स्ट ने क्या किया कि अपनी जो प्रतिष्ठा थी, अपनी पावर थी, वो ज्यादा उसका डेवलपमेंट करने के लिए, पाटलिपुत्रा तक अपने पावर और प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए लक्ष्मी की राजकुमारी से शादी कर लिया। तो सभी लोग जानने लगे कि हाँ, लक्ष्मी की राजकुमारी से चंद्रगुप्त फर्स्ट ने शादी किया है, तो सभी लोग उसको जानने लगे। तो पाटलिपुत्रा तक लोग उसके बारे में बात करने लगे, उसका पावर वहां तक चला गया, क्योंकि पहले उसका एरिया तो बस इलाहाबाद और बनारस तक था। तो शादी करने के बाद इसने अपना पावर बिहार तक बढ़ाया। इससे उसकी क्या हुई, पावर और प्रेस्टीज में बढ़ोतरी हुई और धीरे धीरे उसने महाराजा धीराज की उपाधि अपने आप को दी। महाराजा धीराज मतलब किंग्स ऑफ किंग, मतलब राजाओं का राजा अपने आप को घोषित किया। इसके पहले जो इसके फादर थे घटोत्कच और जो इसके दादा थे श्रीगुप्त, उन्होंने अपने आप को केवल महाराजा की उपाधि दी थी। महाराजा, अपने आप को बस महाराजा की उपाधि दी थी। लेकिन चंद्रगुप्त फर्स्ट ने अपने आप को महाराजा धीराज की उपाधि दी। चंद्रगुप्त फर्स्ट के बाद समुद्रगुप्त आया, जो उसका चंद्रगुप्त फर्स्ट का पुत्र हुआ समुद्रगुप्त। उसने 335 से 375 ईस्वी तक शासन किया। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, क्योंकि इसने एक बड़े एरिया पर, मगध साम्राज्य के बाद, मगध एम्पायर के बाद जो सबसे बड़े एरिया पर शासन किया किसी एम्पायर ने, तो वो था
गुप्ता एम्पायर ने। और गुप्ता एम्पायर में भी खासकर नेपोलियन ने एक बड़े एरिया को जीता था, जिसे हम आगे देखेंगे। इसने गंगा यमुना दोआब तक अपना अधिकार कर लिया। इसके बाद समुद्रगुप्त ने पंजाब, असम, नेपाल और बंगाल तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया और साउथ इंडिया तक अपना कैंपेन चलाया, जिसका वर्णन प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति में हरिसेन ने लिखा है कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है और कहा है कि ये दक्षिण इंडिया तक अपना कैंपेन चलाया था। इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय आते हैं, जिन्हें एंशियंट इंडिया में विक्रमाद्वितीय भी कहते हैं। जैसे विक्रम बैताल में हम पढ़ते जो है वो विक्रमाद्वितीय ही है, जो विक्रम है वो विक्रमाद्वितीय है और बेताल जो है मैजिशियन है। तो चंद्रगुप्त सेकंड का जो शासनकाल है वो 375 से 412 ईस्वी है और इसने सौराष्ट्र और मालवा तक अपनी जीत हासिल की और शक शासकों को भी पराजित किया। मैप पे देख सकते हैं कि जो चंद्रगुप्त फर्स्ट है उसका एरिया बस दिल्ली, मेरठ, इलाहाबाद और इधर बिहार तक पड़ता है। लेकिन जब उसका जो बेटा था वो जब समुद्रगुप्त आया तो इसने पश्चिम इंडिया मतलब आज का पाकिस्तान और पंजाब जीतते हुए इधर बंगाल तक भी शासन किया और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों को, दक्षिण पूर्व के कुछ हिस्सों को भी मतलब गोदावरी नदी तक अपनी विजय हासिल की। उसका जब बेटा चंद्रगुप्त सेकंड आया तो उसने सौराष्ट्र और मालवा को भी जीत लिया। तो आधे से ज्यादा इंडिया पे एक समय में गुप्त साम्राज्य स्थापित हो चुका था। मगध साम्राज्य की तरह ये साम्राज्य उतना बड़ा नहीं है, लेकिन मगध साम्राज्य के बाद जो सबसे बड़ा एम्पायर हुआ वो गुप्ता एम्पायर ही था। दक्षिण भारत में आप देख सकते हैं कि वाकाटका, कदंबा, पल्लव, चोल और पांडव ये सारे राजा भी प्रमुख हुआ करते थे। तो वाकाटका भी उस समय का इंपॉर्टेंट राजा हुआ करता था, एक शक्तिशाली पावरफुल राजा हुआ करता था, जिससे वाकाटका के साथ ही मैट्रिमोनियल अलायंस स्थापित किया चंद्रगुप्त सेकंड ने। मतलब वाकाटका की जो राजा थे उसकी पुत्री प्रभावती से चंद्रगुप्त सेकंड ने शादी कर ली। मतलब जो भी इनका भी वही मैट्रिमोनियल अलायंस ही नीति हुआ करती थी। जैसे हर्यक वंश के समय या किसी भी बड़े पावरफुल वंश के समय ये लोग मैट्रिमोनियल अलायंस से अपने आप को पावरफुल बनाते थे। अगर कभी जरूरत पड़ेगी तो जिस राजा के साथ इन्होंने मैट्रिमोनियल अलायंस स्थापित किया है तो वो उनकी सहायता करते थे वॉर के समय। वहां से वो अपनी सेना, अनाज या कुछ भी वहां से सहायता करते थे। तो जो इनके एरा में जो ज्यादा पावरफुल होते थे, जो राजा ज्यादा पावरफुल होते थे जिन्हें ये जीत नहीं सकते थे, उनके साथ ये मैट्रिमोनियल अलायंस बना लेते थे। तो उसी तरह ये वाकाटका की राजकुमारी प्रभावती से चंद्रगुप्त सेकंड ने शादी कर ली। धीरे धीरे गुप्ता एम्पायर का भी डिक्लाइन होने लगा। जैसे कि हर एम्पायर का डिक्लाइन कभी ना कभी होता है, कभी 3 सक्सेसर, कभी 4 सक्सेसर के बाद हर एम्पायर का डिक्लाइन होता है। वैसे गुप्ता एम्पायर का भी डिक्लाइन होने लगा, धीरे धीरे ये कमजोर होती गई और 5th सेंचुरी के आसपास इसका डिसइंटीग्रेशन, विघटन शुरू हो गया। मतलब ये छोटे छोटे टुकड़ों में बंटने लगी। जो इसके फेड्यूटरीज हुआ करते थे, जो सामंत हुआ करते थे इस समय, ये अपने आप को अधिक पावरफुल बनाने लगे और इनके टूटने लगे। तो लेकिन जो सबसे प्रमुख कारण है वो है हुनों का आक्रमण। हुन क्या थे कि सेंट्रल एशिया से जो खानाबदोश लोग थे, जनजाति जो थी, ये इंडिया पे आक्रमण इस समय कर रही थी। तो हुनों का आक्रमण सबसे पहले ये मध्य भारत तक फैल गए, सेंट्रल इंडिया तक। हुन धीरे धीरे पश्चिम भारत से आए, पंजाब के रास्ते से आए और धीरे धीरे पूरा सेंट्रल इंडिया तक हुन फैल गए। लेकिन हुन का एक राजा था, हुन राजा मिहिरकुल। हुन राजा मिहिरकुल के समय पहली बार पाटलिपुत्रा मगध पर आक्रमण किया गया। नरसिम्हा गुप्ता, जो नरसिम्हा बाला द्वितीय जो बंगाल का शासक हुआ करता था, उसने इसे हरा दिया। तब ये बंगाल तक नहीं पहुंचा, पाटलिपुत्रा तक रुक गया। यशोवर्मन हुन और गुप्त दोनों को चुनौती दी। मौखरी वंश ने उत्तर प्रदेश और बिहार में अपनी सत्ता स्थापित की। इसी समय जब गुप्ता एम्पायर का डिक्लाइन होने लगा, जब वो वीक होते गए, तो जो छोटे छोटे
सामंत थे, फेडरेटिस्ट थे, वो अपने आप को ज्यादा पावरफुल बनाने लगे और वो रीजनल डायनेस्टी के रूप में उभरने लगे। तो इसी समय उत्तर प्रदेश और बिहार में जो वहां हो सकता है मौखरी वंश के जो सामंत होंगे, वो अपने आप को धीरे धीरे पावरफुल बनाते बनाते उत्तर प्रदेश और बिहार में उन्होंने अपने आप को इस्टेब्लिश कर लिया, मौखरी वंश ने अपने आप को इस्टेब्लिश कर लिया। उसी प्रकार बंगाल में भी लोकल रूलर्स का उदय हुआ। तो जो गुप्ता एम्पायर थी वो पूरी तरह से सेंट्रलाइज नहीं थी। जैसे हमने पहले देखा था कि जो मगध एम्पायर थी वो पूरी तरह से सेंट्रलाइज थी, बिल्कुल आज की तरह। जैसे आज हमारे सबसे ऊपर में प्रधानमंत्री हुआ करते थे, प्रधानमंत्री का जो पॉलिसी होती है, जो वो पॉलिसी बनाते हैं या कुछ वो जैसे शासन चलाना चाहते हैं, तो उसको फॉलो कराने के लिए मिनिस्टर होते हैं, मिनिस्टर के नीचे अभी अधिकारी होते हैं। तो उसी टाइम पहले भी ऐसे ही हुआ करते थे, मतलब मौर्य वंश के समय भी सबसे ऊपर राजा हुआ करता था, राजा के नीचे मंत्री हुआ करता था और मंत्री के नीचे बहुत सारे अधिकारी हुआ करते थे, जैसे आज के समय में है। लेकिन उस समय ये सेंट्रलाइज व्यवस्था नहीं थी। गुप्ता एम्पायर के बाद सेंट्रलाइज व्यवस्था नहीं थी। तो जब सेंट्रलाइज नहीं है, जब राजा सबसे इंपॉर्टेंट नहीं है, वो ज्यादा पावरफुल नहीं है, तो जो उसके नीचे के लोग हैं उनमें भी पावर है। तो जब गुप्ता एम्पायर सेंटर और कमजोर होने लगा, तो ये जो नीचे के मंत्री हैं या नीचे के जो सामंत है वो धीरे धीरे अपने आप को फ्री करते गए, राजा से फ्री होते गए। तो उनके नीचे जो सामंत और अधीनस्थ शासक थे वो धीरे धीरे अपने आप को पावरफुल बनाते गए और अपने आप को गुप्ता एम्पायर से अलग करते गए। इस एरा में एजुकेशन, आर्ट एंड कल्चर, मतलब हर एरिया में एजुकेशन, आर्ट, कल्चर, इसके अलावा आर्किटेक्ट, एस्ट्रोलॉजी, हर एरिया में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ। इसलिए इसे आज भी गोल्डन एज ऑफ इंडिया के नाम से कहा जाता है। जो गुप्ता एम्पायर, गुप्ता एरा है, उसको गोल्डन एज ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। लेकिन जो इसका बेनिफिट था, जो इसका इम्पैक्ट था, वो बिल्कुल लिमिटेड था। जो एजुकेशन इतना डेवलपमेंट हुआ उस समय, आर्ट की इतनी डेवलपमेंट हुई, मैथमेटिक्स इतनी डेवलपमेंट हुई, कालिदास, वराह मिहिर, आर्यभट्ट सभी उस गुप्ता एम्पायर के ही हैं। लेकिन जब इतने बड़े बड़े, इतने महान महान लोग हैं और जो उन्होंने एजुकेशन दिया, जो उन्होंने शिक्षाएं दी, वो आम जनता तक नहीं पहुंच सकी। वो सिर्फ एलाइट पीपल तक ही, जो बड़े बड़े उच्च पद पे राजा, मंत्री या जो अधिकारी हुआ करते थे, बस उन तक ही इनका प्रभाव था, वही इससे बेनिफिट लिया करते थे। लेकिन जो आम जनता थी उनको बेनिफिट नहीं होता था। चंद्रगुप्त सेकंड के समय 9 जेम्स या 9 रत्न हुआ करते थे, जैसे कि कालिदास, अमर सिन्हा, वराह मिहिर, धन्वंतरी, वररुचि, बेताल भट्ट, घटकरपरा, शंकु। तो ये सारे 9 रत्न थे। जो सबसे बड़ी अचीवमेंट है गुप्ता एम्पायर की है, वो है नालंदा यूनिवर्सिटी का एस्टैब्लिशमेंट। नालंदा यूनिवर्सिटी का फाउंडर कुमार गुप्त था और एक समय ये इतना ज्यादा इसका प्रभाव था, इतना ज्यादा देश विदेश में इसकी चर्चा होती थी कि लोग बाहर से पढ़ने आते थे। जैसे आज सभी देशों के लोग कैम्ब्रिज में पढ़ने जाते हैं, ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड में पढ़ने जाते थे, उसी टाइम कभी इंडिया में बिहार के पाटलिपुत्रा में, राजगृह में नालंदा यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, जहां से विदेशों से छात्र यहाँ पढ़ने आते थे। इसी समय कालिदास ने कई सारी रचनाएं की, कई सारे बुक्स लिखे। संस्कृत लैंग्वेज का बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ, क्योंकि जो भी पुस्तकें संस्कृत में लिखी, कालिदास ने लिखी है, सारी संस्कृत में लिखी है। डेवलपमेंट इन हिंदुइज्म, मतलब भगवत का और खासकर हिंदू का जो डेवलपमेंट हुआ, हिंदुइज्म का जो हिंदुत्व का डेवलपमेंट हुआ, वो मेनली गुप्ता एम्पायर के समय हुआ। जो आज हिंदू धर्म का जो वास्तविक रूप है, जिसे हम सभी जानते हैं, मानते हैं, वो उसका जो राइज हुआ था, वो उसका जो उत्कर्ष हुआ था, वो बिल्कुल गुप्ता एम्पायर में ही हुआ था। गुप्ता के समय जैसे डेवलपमेंट हुआ, आज हम बिल्कुल उसी रूप में उसे फॉलो करते हैं। इसके अलावा महाबोधि टेम्पल जो बोध गया में है, उसी टाइम बनाया गया है। ये सारा जो गुप्ता एम्पायर के बारे में चर्चा मिलती है, वो फाहियान के द्वारा लिखी गई एक
बुक में मिलती है। तो फाहियान जो चाइनीज ट्रैवलर था फाहियान, वो इंडिया में गुप्ता एम्पायर के समय विजिट करने आया। इसने 405 से 411 ईस्वी तक इंडिया में रहा और ये बिहार भी घूमा, इसने बिहार भी विजिट किया और बिहार की राजधानी पाटलिपुत्रा में ये 3 साल तक रहा। इसने पाटलिपुत्रा की प्रॉस्पेरिटी और ग्रैंडियोर, मतलब कि इसका वैभव का, इसमें जो आलिशान चीजें थी पाटलिपुत्रा में, उसका बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है। और ये पाटलिपुत्रा को देखकर बिल्कुल मंत्रमुग्ध, बिल्कुल मोहित हो गया कि मतलब ऐसा भी कुछ हो सकता है। जैसे हम लोग कहीं जाते हैं, आज हम डेवलप कंट्री की बात करते हैं, यूरोपियन कंट्री की बात करते हैं, अमेरिका की, चाइना की बात करते हैं, और जब हम वहां जाते हैं तो बिल्कुल देखते रह जाते हैं, मंत्रमुग्ध हो जाते हैं कि आज के जमाना में लोग कहाँ से कहाँ रह रहे हैं, इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग, इतनी सारी व्यवस्थाएं। तो उसी टाइम जब फाहियान भी गुप्ता पीरियड के टाइम जब इंडिया आया और खासकर जब वो पाटलिपुत्रा में रुका, तो वो देखता ही रह गया, यहाँ की बिल्डिंगों को, यहाँ की व्यवस्था को, हर चीज को वो बस देखता ही रह गया। बिल्डिंग्स वेयर वेरी ग्रैंड, उसे बस ऊंची ऊंची इमारतें दिखती थी, ऊंची ऊंची, उस समय भी ऊंची ऊंची इमारतें दिखती थी। आज से 2000 साल पहले भी हमारे पाटलिपुत्रा में ऊंची ऊंची इमारतें थी और इसे किसी भारतीय ने नहीं, चाइनीज यात्री फाहियान ने अपनी बुक में लिखा है। फाहियान रॉट दे सीम्ड बिल्ट बाय द गॉड, मतलब उसे देखकर ऐसा लगा कि ये कोई आदमी ने नहीं बनाया, ये किसी ह्यूमन ने नहीं बनाया है। ये जो नगर है, जो पाटलिपुत्रा नगर है, वो देखने के साथ उसे ऐसा लग रहा था कि ये भगवान का बनाया हुआ है, किसी ईश्वर ने इसे इतना सुंदर बनाया है। तो आज हमने देखा कि गुप्ता पीरियड अपने टाइम में गोल्डन एरा के रूप में फेमस थी। हर एरिया में इतना ज्यादा डेवलपमेंट हुआ कि इसे गोल्डन एज ऑफ इंडिया कहा जाता है। कई सारे महान शासक हुआ करते थे, जैसे चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त सेकंड, समुद्रगुप्त ने, जिसके टाइम में ये गुप्ता एरिया जो था, गुप्ता एरा जो था, अपने पीक तक पहुंच गया। तो अगर आपको भी ये चैनल अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मोटिवेट करें।